नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 34वां लेक्चर पढ़ेंगे। और इस 34वें लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस 34वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ध्यान से समझना, पिछले 2 लेक्चर से अब मैं आपको खेती करते समय जो खेत में हम सिंचाई करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हम इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन करते समय हम 3 सवालों का जवाब खोजते हैं। कौन-कौन से 3 सवाल थे? कि हमको इरिगेशन कब करना है और कितना करना है और कैसे करना है। तो इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने 2 सवालों का जवाब खोजा था कि हमको इरिगेशन कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, यानी कि अपने खेत में कितना पानी देना चाहिए। तो इन दोनों सवाल का जवाब हम खोज चुके थे। अब हमारा तीसरा सवाल का जो जवाब है, यानी कि कैसे करना चाहिए, तो ये कैसे का जवाब अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है सिंचाई की विधियां, इसका आज ये पहला पार्ट है और अगला वाला जो हमारा लेक्चर होगा वो दूसरा पार्ट होगा। आज हम पहले पार्ट में मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे और फिर अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें भी हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का बैच खरीदना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये चीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए मेरे पेड कोर्स से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जब हम खेत में आर्टिफिशियली पानी अप्लाई करते हैं तो उसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड तो हमारा है सरफेस मेथड, जिसको हम सतही विधियां बोलते हैं, और दूसरा हमारा है सब सरफेस यानी कि उप सतही विधियां, और तीसरा होता है माइक्रो मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सरफेस मेथड क्या होता है। इसमें जो होता है, ये पानी जो होता है, इसमें पानी खेत की सतह पर, पानी क्या होता है इसमें, खेत की सतह पर, खेत की सतह पर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पानी जो है खेत की सतह पर दिया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ऐसे नाली बना लेंगे और खेत में पानी आएगा और भर जाएगा, वो मिट्टी के ऊपर पानी ऐसे रेंग के पूरे खेत में भरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। अगला है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, इसमें जो पानी होता है वो खेत के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर नालियों में दिया जाता है। खेत के अंदर कहाँ पर दिया जाता है, नाली में दिया जाता है। किस मेथड से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अभी मैं आगे चलकर डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि सरफेस मेथड में सतह पे पानी दिया जाता है, सब सरफेस में सतह के अंदर ही पानी दे दिया जाता है। पौधे का जो रूट जोन होता है पौधे का, उस पौधे के रूट जोन में यहाँ पर पानी दिया जाता है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा मेथड है जिसको हम माइक्रो मेथड बोलते हैं, माइक्रो मेथड में जो हम पानी देते हैं तो वो काफी ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट सा देते हैं, बोले तो बूंद बूंद करके हम सिंचाई करते हैं। इसमें हमारे 2 मेथड आते हैं, एक तो हमारा स्प्रिंकलर मेथड है और दूसरा हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है। तो माइक्रो मेथड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है। इसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो इसमें पानी कम लगता है, इसी वजह से इसको माइक्रो मेथड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब हम फसल को पानी जब देते हैं, खेत की सतह पर पानी को ऐसे फैला के देते हैं, तो उसको हम सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अब इसमें जो सरफेस इरिगेशन होता है वो कई तरीके का होता है। कौन-कौन सा मेथड है, जैसे इसमें फ्लड इरिगेशन होता है जिसको हम फ्लडिंग बोलते हैं। इसके अलावा चेक बेसिन मेथड है, रिंग बेसिन है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, फरो मेथड ऑफ इरिगेशन है और सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन है। इन सभी मेथड्स में जो पानी दिया जाता है वो खेत का जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर पानी ऐसे रेंग के बह के जाता है। जैसे रन ऑफ होता है ना, बरसात का पानी जैसे बहता है, उसी तरीके से पानी खेत में बह के पूरे खेत में ऊपर फैलता है। मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उस पर पानी फैलता है।
तो ये 6 तरीके से हम सरफेस इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अलग जितने मेथड हैं, जो 6 मेथड आपको बता रहा हूँ, ये 6 के 6 मेथड जो हैं, ये पानी हम खेत में कैसे दे रहे हैं। जैसे सतह पे तो पानी हम दे रहे हैं, लेकिन सतह पर पानी किस मेथड से कैसे दे रहे हैं, तो उसी में हमको ये 6 तरीके के सरफेस इरिगेशन के मेथड मिलते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड है, जिसको हम फ्लडिंग मेथड बोलते हैं या फिर फ्लड मेथड बोलते हैं, जिसको बाढ़ विधि बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे फसलें होती हैं जिन फसलों को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। किसकी? ज्यादा पानी की जरूरत होती है उन फसलों को ग्रो करने के लिए और उन फसलों में सिंचाई करने के लिए फ्लडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा जो धान है, धान की जब हम खेती करते हैं लो लैंड राइस में, यानी कि जमीन जहां नीचे रहती है, जलभराव वाली स्थिति होती है, वहां पर जब हम सिंचाई करते हैं, तो राइस की अगर खेती कर रहे हैं, तो इस तरीके से राइस की खेती या राइस से संबंधित और भी जो फसलें हैं, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसमें हम फ्लड मेथड का इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा-सा एक खेत है, ठीक? अब इस खेत में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाली बना देंगे और खेत में पानी यहाँ से आएगा और फिर ये पूरे खेत में भर जाएगा पानी एक रूप से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ऐसे मेड़ बनी हुई है और ये इतना बड़ा जो पूरा एरिया है, पूरा एक जो खेत है किसान का, ये पूरा का पूरा खेत में पानी भर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में कोई मेड़ नहीं है। ये खेत की जो मेड़ होती है, यानी खेत की जो बाउंड्री होती है, उसी खेत की बाउंड्री केवल इसका मेड़ होता है, बाकी पूरा स्वतंत्र रूप से पानी इसमें खेत में एक तरफ से भरता रहता है। तो इसको हम फ्लड इरिगेशन मेथड बोलते हैं। इसमें जो वाटर यूज इफिशियंसी है, जिसको क्या बोलते हैं? वाटर यूज वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कि इसका जो वाटर यूज इफिशियंसी होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें हम पानी ज्यादा यूज करते हैं। इसमें जो वाटर होता है, ये ज्यादा यूज किया जाता है और जबकि एरिया हमारा उतना ज्यादा कवर नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? फ्लड मेथड। ऐसे लगता है जैसे खेत में बाढ़ आ गई है। इसमें क्या करते हैं? वाटर इज अलाउ फ्रॉम द चैनल इनटू द फील्ड विदाउट मच कंट्रोल ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लो। इसमें फ्लो को बिल्कुल अनकंट्रोल वे में ऐसे भरता रहता है। इसमें फ्लो को केवल एक जगह कंट्रोल किया जाता है कि खेत के चारों तरफ की जो मेड़ होती है, इसको मजबूत कर देते हैं, खेत से बाहर पानी नहीं जाए और इसमें पानी भरता रहे। इससे क्या होता है कि इसकी जो पूरी फील्ड होती है, ऑलमोस्ट अनगाइडेड होती है। कहीं पर पानी ज्यादा जाएगा, कहीं पर पानी कम जाएगा। अगर खेत लेवल नहीं होगा, अगर खेत समतल नहीं होगा, तो समतल ना होने की वजह से इसमें पानी कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे देखने को मिल जाता है। इसमें जो किनारे किनारे की हम बाउंड्री बनाते हैं, उस बाउंड्री को हम क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो रेनफॉल है, उससे थोड़ा सा इसको अफेक्ट, रेनफॉल का जो थोड़ा अफेक्ट है वो कम देखने को मिलता है। इसमें लेबर जो है वो बहुत कम लगता है। आप ऐसे समझो कि लेबर इसमें तो लगेगा ही नहीं। खेत की मेड़बंदी आपने एक बार करवा दी, खेत की मेड़बंदी कराने के बाद कोई काम ही नहीं है। आपने ट्यूबवेल चला दिया और खेत में पानी आ गया। अब जब तक खेत पूरा भर नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं करना है, खेत में पानी भरता रहेगा। पानी भर गया, चारों मेड़ में हर जगह पानी फैल गया, पूरे पूरी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है पानी के अंदर चली गई, तो आप बंद कर दोगे फिर मोटर अपना। तो इस तरीके से जो इरिगेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके एडवांटेज क्या क्या है? एक तो लेबर की कम जरूरत होती है, क्योंकि मेड़बंदी नहीं करनी है, इधर उधर कहीं देखभाल नहीं करना है। बस चार खेत के चारों तरफ की मेड़बंदी अच्छे से कर दो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी भर दो। कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जब हम और दूसरे मेथड का यूज करेंगे, अभी आगे बताऊंगा, तो उन अलग अलग मेथड्स में जब हम यूज करते हैं, तो उसमें हमें खेत की मेड़बंदी को, उसमें चेक बेसिन या रिंग बेसिन जो बनाते हैं, उन सबको बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। इसके अलावा लार्ज स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन बी इजिली मैनेज, यानी कि अगर हमारे पास पानी का ऐसा स्रोत है जो बहुत तेजी से पानी फेंकता है, तो उस पानी को, जैसे बहुत तेजी से अगर खेत में पानी जा रहा है, तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास चेक बेसिन या रिंग बेसिन वाला मेथड हो और उसमें अगर तेजी से पानी आने लगे, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे खेत में जो क्यारियां होंगी, वो क्यारियां कटने लगती हैं, उसके जो क्यारियों के छोटे छोटे जो मेड़ होते हैं, वो टूटने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कई बार सिंचाई करते हैं और पानी को हम मैनेज नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, हम 4-5 क्यारी एक साथ खोल देते हैं खेत में, जिससे कि हमारा पानी डाइवर्ट हो जाए। अगर एक एक क्यारी करके सींचते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि क्यारी से पानी ओवरफ्लो होने लगता है।
तो एक चीज तो ये एडवांटेज हो गया कि अगर बहुत ज्यादा पानी हमको मिल रहा है, मान लेते हैं 8 इंच 9 इंच का पानी मिल रहा है, तो आराम से हम इससे सिंचाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्यों? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो जाता है। जैसे मान लो हमारी कोई जमीन है, अब यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है इसमें तो जमीन बिल्कुल बराबर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जमीन होती है वो बिल्कुल समतल नहीं होती है। तो अगर मिट्टी जो हमारी है, अगर वो समतल नहीं है, तो उस स्थिति में जहां पर लो लैंड पानी होगा, यानी कि जमीन जहां नीचे होगी वहां ज्यादा पानी चला जाएगा, और जहां जमीन ऊपर होगी वहां कम पानी जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो फसल होती है कहीं पर डूब के मर जाएगी, कहीं सूख के मर जाएगी, तो ये दिक्कत होती है देखने में। इसके अलावा वाटर जो यूज इफिशियंसी की मैं बात कर रहा था, इसकी सबसे कम होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे कम वाटर यूज इफिशियंसी किसकी होती है, तो सबसे कम वाटर यूज इफिशियंसी होती है हमारी सरफेस इरिगेशन की। और सरफेस इरिगेशन में जो फ्लडिंग वाला मेथड है, इसकी सबसे ज्यादा कम होती है। बोले तो इसमें बहुत ढेर सारा पानी हमको देना पड़ता है खेत में फसल उगाने के लिए। दूसरा हमारा मेथड है चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड ज्यादातर हम यूज करते हैं वीट में। अगर आप लोग यूपी बिहार से होंगे तो आप लोग मेरी बात को तुरंत ही कवर कर रहे होंगे, तुरंत कैच कर ले जाएंगे। इसको ज्यादातर हम गेहूं के खेत में यूज करते हैं। गेहूं के खेत है, सरसों का खेत है, इस तरीके से जो हमारी रबी की फसलें होती हैं उसमें हम चेक बेसिन का मेथड का यूज करते हैं। उसमें कैसे करते हैं? इसमें हमारा जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा सा एक खेत है, ध्यान से समझना क्या है। ये हमारा इतना बड़ा सा खेत है, हमने बीच में एक इरिगेशन चैनल बना दिया। ये हमारा क्या है? ये इरिगेशन चैनल है। और इसके बाद हमने दोनों तरफ ऐसे क्यारियां बना दी। इस तरीके से छोटी छोटी क्यारियां हमने बना दिया। अब क्या होगा, इस इरिगेशन चैनल में यहां से ऐसे पानी आएगा, ठीक। तो ये इरिगेशन जो चैनल है इसमें तो पानी चला गया। अब क्या होगा कि ये जो पानी जा रहा है, हमने यहाँ पर ऐसे बंड मेड़ बनाया और मेड़ बना के यहाँ पर पानी काट दिया, तो यहाँ से पानी इन क्यारियों में भर जाएगा, जिसको हम क्यारी विधि भी बोलते हैं। इस तरीके से एक एक करके एक एक क्यारी में पानी जाएगा। जैसे यहाँ पर है ये मेन इरिगेशन चैनल है, ये सप्लाई वाला मेन इरिगेशन चैनल है, खेत में यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से फिर सब चैनल में जा रहा है, और यहाँ से हमने कटा कटा के पानी हर क्यारी में हमने पानी डाल दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। अब ये चेक बेसिन जो मेथड होता है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये सरफेस इरिगेशन मेथड में सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। फ्लड वाला इरिगेशन जो मेथड है, इसको यूज हम वैसे जगह पर करते हैं जहां पानी बहुत अबंडेंट मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बिहार है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो धान ग्रो करने वाले एरियाज हैं, या इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल की बात करो जहाँ पानी हमारे पास बहुत है, बरसात का पानी, नदियों का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहां पर हम फ्लड इरिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर उतना पानी हमारे पास नहीं है तो हम ये चेक बेसिन वाला मेथड लगाएंगे। ये सरफेस मेथड का सबसे कॉमन मेथड यूज किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो फील्ड होती है वो छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइडेड रहती है, और छोटे छोटे इसमें बंड बनाए रहते हैं। इसमें हम आराम से सिंचाई करते हैं। इसमें जो ईच फील्ड चैनल सप्लाई वाटर टू टू रो ऑफ चेक बेसिन एंड वाटर इज अप्लाइड वन बेसिन आफ्टर अनदर, मतलब एक एक करके एक एक क्यारी में पानी दिया जाता है। इसमें जो रेंज होती है चेक बेसिन का वो कितना होता है? ये चेक बेसिन का जो रेंज होता है, मतलब 4 गुणे 3 मीटर की एक क्यारी बना लो, या 6 गुणे 5 मीटर की एक क्यारी बना लो। 6 गुणे 5 मीटर बोले तो ये क्यारी जो है यहाँ 6 मीटर ये लंबी होनी चाहिए और 5 मीटर ये चौड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे खेत हमारा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, खेत में समतल कैसी है। अगर खेत ज्यादा ज्यादा समतल होगा तो क्यारी बड़ा कर देंगे। अगर खेत में ढलान उचान ज्यादा है, बोले तो उबड़ खाबड़ थोड़ी सी जमीन है, अनड्यूलेटेड लैंड है, तो उसमें हम क्यारियों की क्यारी जो है, क्यारी का जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा हम छोटा करते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ वाला जो खेत है थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ वाला थोड़ा सा नीचे है, तो इस तरीके से हम मैनेज करके अपनी क्यारी बनाते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें जब चेक बेसिन मेथड का, तो चेक बेसिन मेथड में हम यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन कर पाते हैं। अगर हमारा पास अगर कोई जमीन है जो थोड़ी सी ऊपर है, जैसे मान लेते हैं ये क्यारी ऊपर है, तो हमने क्या किया, चेक बेसिन बना दिया, यहाँ पर हमने पानी की सिंचाई कर दी और फिर इसमें सिंचाई कर दी। तो अगर ये दोनों ऊपर नीचे होंगे, मान लेते हैं ये दोनों अगर जमीन ऊपर नीचे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले में ऊपर पानी दे देंगे, यहाँ रुका रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पानी नहीं देंगे तो यहाँ पानी रुका रहेगा। तो इस तरीके से जब हम इरिगेशन करते हैं तो एक तरीके से यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर हो जाता है हमारे पूरे खेत में, अगर हम क्यारी बना के कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर दोज फील्ड्स इन व्हिच आर
क्वाइट लार्ज एंड नॉट इजीली टू लेवल द एंटायर फील्ड। जब कई बार हमारी फील्ड बहुत बड़ी सी होती है और उसको लेवल करना बोले तो उसको अगर समतल करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम छोटी छोटी क्यारी बना के काम कर लेते हैं। डिसएडवांटेज की क्या बात करें तो डिसएडवांटेज जब हम देखते हैं इसका, तो क्योंकि हमको ढेर सारी क्यारियां बनानी होती है, तो ढेर सारी क्यारी बनाने के लिए हमको मजदूर की जरूरत पड़ती है। खेत तैयार करने के लिए, सिंचाई का प्रबंध करने के लिए हमको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो हम हाथ से बनाएं, कुदाल और फावड़े से बनाते हैं, कई बार हम ट्रैक्टर से बनाते हैं, तो कुल मिला के हमारा इसमें पैसा ज्यादा लगता है, लेबर इंटेंसिव हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ फील्ड हो जाता है, क्योंकि जहां-जहां आपने मेड़ बनाया है, ये जो आपने मेड़ बनाई है, इस मेड़ पर तो आप कोई फसल ग्रो नहीं कर पाओगे। तो खेत में जितना ज़्यादा मेड़ होगा, लगभग-लगभग 5% मेड़ बनने में हमारी ज़मीन खपत हो जाती है। 5% एरिया में तो हमारे खेत में केवल छोटी-छोटी क्यारियों के लिए मेड़ बने रहते हैं। तो ये थोड़ा-सा इसका डिसएडवांटेज होता है। अगला हमारा जो सरफेस इरिगेशन का मेथड है, वो है रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन में आपने यहाँ पर देखा है, लिखा है रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। जैसे हमारी अंगूठी होती है ऐसे गोल सी, इसमें फिर पहना जाता है उंगली में, तो वही है। तो आप समझ लो ये रिंग बेसिन मेथड, इसको हम रिंग यानी कि अंगूठी जैसा ऐसा गोल गोल, और इसको क्या बोलते हैं, इसी को थाला विधि बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये थाला विधि जो है कहाँ पर यूज किया जाता है, ज्यादातर ये पेड़ों में यूज किया जाता था। बोले तो हार्टिकल्चर में जो हमारा फल है, फल को ग्रो करने में इसको ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं। फल अगर ग्रो कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें सिंचाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको लेआउट बना के अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मान लेते हैं कि हमारा ये इतना बड़ा सा खेत है, ठीक, इतना बड़ा सा हमारा खेत है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये हमने पौधे लगा दिए। ये किसी का भी पौधा मान सकते हो, आम का, नींबू का, कोई भी हार्टिकल्चर का कोई ट्री मान लो। इस तरीके से हमने लगा दिया, ऐसे करके, समझ रहे हो। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पौधे काफी ज्यादा दूर दूर हैं। तो पौधे बहुत दूर दूर हैं, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर अगर बीच में पानी दे दें, यहाँ पर, तो इस जगह पर पानी देने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर यहाँ पर हम पानी देंगे तो हमारा पानी बर्बाद ही होगा, क्योंकि पौधे तो वहां है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि पौधे के चारों तरफ ऐसे हम एक थाला बना देते हैं। ठीक इस तरीके से एक थाला बना देंगे। जितने पौधे हैं, हर पौधे के बगल में इस तरीके से थाला बना देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ऐसे करके और बीच में मिट्टी निकाल के पेड़ के पास कर देते हैं, तो थाला बन जाता है। तो इस तरीके से थाला फॉर ए रीजन हो जाता है, समझ गए। तो ये ऐसे ऐसे थाला बन जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, जब ये पूरा थाला बन के कंप्लीट हो जाता है, तो इसको एक मेन इरिगेशन चैनल से अटैच कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक मेन इरिगेशन चैनल होगा, पानी इधर आएगा, और इसके बाद यहाँ से एक इरिगेशन चैनल और बना देंगे, तो पानी यहाँ आएगा। अब इसके बाद हर इरिगेशन चैनल पर यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, तो पानी ऐसे जाके इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा। इस तरीके से जितने हमारे पौधे हैं, सबके पास पानी पहुँच जाता है। और जैसे-जैसे पानी पहुँचता जाएगा, वैसे-वैसे हम यहाँ से इसको बंद करते जाएँगे। तो इसको क्या बोलते हैं? थाला विधि बोलते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? पौधों को ग्रो करने के लिए किया जाता है। जब हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ों के चारों तरफ हम ऐसे थाला बनाते हैं और उसी थाले में पानी की सिंचाई करते हैं, तो उसको थाला विधि बोलते हैं। ये सूटेबल कहाँ होता है? ये हमारे केवल पेड़ों के लिए होता है। बोले तो हमारी जो फ्रूट ट्रीज होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर सिल्वीकल्चर है, जहाँ पर हम पेड़ की खेती करते हैं, मतलब जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें इस तरीके की सिंचाई करने का इस तरीके से सिंचाई किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं दे रहे हैं हम, इस थाले के बाहर कहीं पानी नहीं दिया जा रहा, तो हमारा फालतू का पानी बर्बाद नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बेसिन आर जनरली राउंड इन शेप, ओकेजनली स्क्वायर। ज्यादातर इसको राउंड शेप में बनाते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बनाते हैं। जब कई बार हमको मशीन से बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इधर से मशीन चला दिया तो ऐसे बन गया, तो इधर से मशीन चला दिया तो ऐसे बन गया, इधर से मशीन चला दिया और इधर से मशीन चला दिया। तो ऐसे जब हम बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में हो जाता है। अदरवाइज ज्यादातर हम इसको राउंड शेप में ही बनाते हैं। इसमें जो बेसिन होता है वो स्मॉल होता है जब ट्री छोटा रहता है, लेकिन जैसे-जैसे हमारा ट्री बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हम क्या करेंगे कि इस ट्री के एज के हिसाब से फिर धीरे-धीरे हम थाला जो है
वो बड़ा करते जाते हैं। जैसे जब हम आम लगाएंगे, जब छोटा रहेगा तो थाला भी छोटा बनाएंगे, लेकिन जैसे ही आम का पेड़ बड़ा सा होता जाएगा तो हम थाला बड़ा बना देंगे, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट जो है उस कंडीशन में बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिन जो होता है वो कनेक्टेड होता है मेन इरिगेशन चैनल से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ये क्या होता है? पट्टी नुमा सिंचाई इसमें करी जाती है। इसका मैं आपको लेआउट बना के बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये कितना बड़ा सा खेत है, सब बड़ा-बड़ा ही खेत बता रहे हैं हम, ठीक? तो ये हमारा इतना बड़ा सा एक खेत हो गया। अब इस इतने बड़े खेत में हमने क्या कर दिया, ज़मीन बराबर नहीं थी। क्या थी? ज़मीन हमारी बराबर नहीं थी। ज़मीन एक तरफ को ढालू थी। किधर को ढालू थी? एक तरफ को हमारी ज़मीन ऊपर थी और एक तरफ को हमारी ज़मीन नीचे थी। ढलान खेत की कैसी थी? इस तरीके से थी। तो अगर आप सोचो कि अगर इसमें हमने क्यारी बना दिया, तो अगर मान लेते हैं ऐसे-ऐसे हमने क्यारी बनाया, ठीक? ये क्यारी नुमा हो गया। अब हम क्यारी बनाएँगे और खेत की ढलान एक ही तरफ को है, तो पानी इस वाले क्यारी का पानी आके इस यहाँ पर रुक जाएगा, इस वाले क्यारी का पानी आके यहाँ रुक जाएगा और इस वाले क्यारी का पानी आके यहाँ रुक जाएगा। तो यहाँ पर सूखा पड़ेगा, यहाँ पर सूखा पड़ेगा, यहाँ पर सूखा पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम क्यारी विधि नहीं लगा सकते। ना क्यारी विधि नहीं लगा सकते, और इसके अलावा अगर आप फ्लडिंग वाला मेथड को सोच रहे हो तो वो तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तब तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर है, तो इतनी दूर तक तो पानी भर जाएगा और यहाँ ऊपर बिल्कुल सूखा पड़ा रह जाएगा। तो ये मेथड तो हम लगा नहीं सकते, फ्लडिंग वाला। चेक बेसिन मेथड भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या लगाते हैं? हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारा ये जो मेन खेत है, इसमें एक तरफ हम इरिगेशन चैनल बना देते हैं। इस तरीके से हमारा एक इरिगेशन चैनल बन गया। अब इरिगेशन चैनल से पानी यहाँ पर आएगा और क्या करेंगे, जैसे अगर ढलान ज़्यादा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ ऊँचाई है, यहाँ पर क्या है, ये ऊपर है और यहाँ पर ज़मीन थोड़ी-सी नीचे है। तो जितना ज़्यादा ऊपर होगा, यानी कि ढलान जितनी ज़्यादा होगी, इस बॉर्डर की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इसको हम उतना ही कम करते जाएँगे। क्यों? आप इमेजिन करो कि अगर ढलान ज़्यादा है, तो पानी बहुत तेज़ी से एक तरफ को नीचे नीचे की तरफ आएगा। उस कंडीशन में पानी ज़्यादातर हमारे उस पे लग नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ढलान को मैनेज करने के लिए क्या कर लेते हैं, इस ढलान को मैनेज करने के लिए हम पतली-पतली क्यारी बना देते हैं। जो पतली-पतली क्या बना देते हैं, पट्टी बना देते हैं, जिसको स्ट्रिप इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें जो मेन चैनल होता है, यहाँ से पानी आएगा और इस पूरे खेत में यहाँ तक चला आएगा। इस तरीके से लंबी-लंबी इसमें क्यारियाँ बना देते हैं, पट्टी-नुमा क्यारियाँ इसमें बनाया जाता है। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड हम कब यूज़ करते हैं? इसमें जो फील्ड होती है डिवाइड करी जाती है नंबर ऑफ स्ट्रिप में, जो कि 15 सेंटीमीटर हाइट के होते हैं। बोले तो ये 15 सेंटीमीटर का एक इस पे क्या बना देते हैं, हाइट का बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं। ये पैरेलल अर्थ रिज होती है, जिसको बॉर्डर बोलते हैं, और ये गाइड करता है पानी के फ्लो के अक्रॉस द फील्ड। इस तरीके से जैसे ये बना रहेगा तो पानी इसमें नहीं जाएगा, इस क्यारी में भाग के नहीं जाएगा पानी। केवल जब इस क्यारी में भर रहे हैं पानी तो इस वाले स्ट्रिप में आएगा, फिर ये स्ट्रिप जब पूरी भर जाएगी तब इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। इस तरीके से जब हम सिंचाई करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की सिंचाई को हम बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। इसमें जो लेंथ होती है स्ट्रिप की वो 30 से लेके 50 मीटर तक हो सकती है, ये वाली। बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो सकता है, ये आप समझ लो कि 30 से लेके 50 मीटर तक हो सकता है। यहाँ पर मीटर है, इसको ध्यान लेना। जबकि इसकी चौड़ाई 3 से 5 मीटर तक होती है। यानी कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक बोले तो 3 से 5 मीटर के आसपास तक होती है। जितना ज़्यादा ढलान होगी उतना ही इसकी हम चौड़ाई कम करते जाते हैं। इसमें जो स्लोप होता है 0.1 से लेके 1% के आसपास के स्लोप में हम इसकी खेती कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ढलान हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी ढलान होनी चाहिए जिससे पानी यहाँ से लेके यहाँ तक बहते हुए आराम से आ जाए। अब ज़्यादा भी नहीं रहे, नहीं पता चले यहाँ से बह के सब नीचे ही आ जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके आए और थोड़ा ढलान रहे तो चल जाएगा काम। इसमें क्या करते हैं, वाटर फ्रॉम द चैनल इज अलाउड इनटू द ईच स्ट्रिप वन एट टाइम। एक बार इसमें भरेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, एक-एक करके पहले इस लाइन को भर देंगे, फिर इसमें भर देंगे, फिर इसमें भर देंगे, फिर इस तरीके से पानी इसमें देते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो होती है, उसमें हम इस तरीके की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। इसमें जो लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम होता है वो इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। बोले तो
अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हमको सिंचाई करनी है, तो इस मेथड से हम आराम से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिस मेथड गिव्स द हायर वाटर एफिशिएंसी अमंग द अदर सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। हमारे और जो अदर दूसरे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन है, उसकी अपेक्षा इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी है थोड़ा-सा ज़्यादा है। थाला विधि की अपेक्षा कम होता है, लेकिन एग्रोनॉमी के क्रॉप में जो हम मेथड यूज करते हैं, उसमें सबसे अच्छा इसका माना जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थोड़ा-सा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली ज़मीन है, यहाँ पर थोड़ा-सा पानी आके ज़्यादा लग जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो सफ़ेद पानी है, यहाँ पर यानी कि पानी ज़्यादा लग गया है और यहाँ पर थोड़ा-सा पानी आपको कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा ढलान होती है ना, तो पानी नीचे को ही बह जाता है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं तो दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ। जो सैंडी सॉइल होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सैंडी सॉइल की, वो क्या होती है? लो होती है। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की लो है, तो इसका तात्पर्य ये है कि पानी अगर हम सिंचाई कर रहे हैं इसमें, तो सिंचाई करते समय या तो पानी सीपेज के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन के द्वारा या तो खेत के बाहर चला जाएगा या जमीन के नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर लंबी स्ट्रिप है तो वहां पर पानी पहुंच ही नहीं पाता। जैसे मान लो एक इतनी बड़ी सी स्ट्रिप है, ठीक, यहाँ से हम पानी दे रहे हैं। अब यहाँ से हम पानी दे रहे हैं तो यहाँ से पानी जाते जाते पता चला यहाँ तक पानी आया और यहाँ तक आते आते पानी सब सूख जा रहा है, क्योंकि बालू है तो बालू में पानी जल्दी सूख जाएगा। तो इस स्थिति में हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड नहीं लगा सकते। ठीक, तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हम कभी भी तो सॉरी सैंडी सॉइल में कभी भी हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड से इरिगेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से पानी रास्ते में ही सूख जाता है। बोले तो ये स्ट्रिप की, जैसे मान लो इस स्ट्रिप की सिंचाई कर रहे हैं, तो बालू रहेगा तो पानी बहुत तेजी से, बालू आपने देखा होगा ना, बालू में अगर सिंचाई करो तो बहुत जल्दी से पानी सूख जाता है। तो यहाँ तक हमने सिंचाई करी तो सूख गया, फिर यहाँ पर हमको नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो इस मेथड में हम नहीं कर सकते, सैंडी सॉइल में सिंचाई इस मेथड से नहीं कर सकते। और केवल यही मेथड नहीं, सैंडी सॉइल में हम जितने पीछे जितने मेथड बताए, चाहे फ्लड इरिगेशन हो, चाहे फिर बेसिन मेथड हो, चाहे फिर हमने थाला विधि बताया, चाहे बॉर्डर मेथड बताया, ये किसी भी मेथड से हम सैंडी सॉइल में सिंचाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर सैंडी सॉइल थोड़ी-सी कम है तो कर सकते हैं। जैसे सैंडी लोम सॉइल है तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर प्योर सैंडी सॉइल है तो उसमें हम नहीं कर सकते। सैंडी सॉइल अगर हमारी है जिसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बलुई मिट्टी बिल्कुल है, तो रेतीली मिट्टी है, तो उसमें हम माइक्रो इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चाहे स्प्रिंकलर लगाएँगे, चाहे बूँद-बूँद करके ड्रिप इरिगेशन लगाएँगे। बाकी ये सरफेस मेथड वाला काम उसमें नहीं करता है। अगला है हमारा फरो मेथड ऑफ इरिगेशन। आप लोगों ने आलू की खेती देखी होगी, तो आलू की खेती करते समय हम इसी फनल यानी कि नाली विधि से हम खेती करते हैं। इसमें जो उठा हुआ भाग होता है, इसको रिज बोलते हैं और ये नीचे वाला जो भाग होता है, ये फरो होता है। एक बार आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कि रिज और फरो होता क्या? बड़ा-सा क्वेश्चन, वो पूरा लैंग्वेज बना के उसमें पूछा गया था। उसमें यही पूछा गया था कि रिज और फरो वाले मेथड में हम पौधे की बुआई कहाँ करते हैं? तो रिज और फरो मेथड की एक बुआई का मेथड भी होता है, रिज और फरो मेथड ऑफ सोइंग। तो उसमें पूछा गया था कि जो हम रिज और फरो बना के बुआई करते हैं किसी पौधे की, तो उसमें पौधे की बुआई करते किस पे हैं? फरो पे करते हैं या रिज पे करते हैं? तो हमको वहां पर बताना है कि हम रिज पे बुआई करते हैं और फरो जो होता है यहाँ पर पानी फ्लो करता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको फरो मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। समझ गए? इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग और नैरो ट्रेंच बनाते हैं, ऐसे छोटे-छोटे खाइयाँ बनाते हैं, मतलब ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको फैरो मेथड देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपके पौधे लगे होते हैं और यहाँ पर आपका ऐसे पानी भर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं, या रिज एंड फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन भी कई जगह पर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग अक्रॉस द स्लोप एंड वाटर फ्रॉम द पाइप इन इज डाइवर्टेड इनटू देम। इसमें क्या करते हैं,
जैसे मान लेते हैं अगर खेत का ढलान इधर को है, ऐसे ढलान है, तो हम खेत में जिस जिस तरफ को ढलान होगी, उसी साइड में हम रिज बनाते हैं। जैसे यहाँ कुछ ढलान होगी तो पानी इधर से बह के यहाँ तक आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें सिंचाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर इनफिल्ट्रेट फ्रॉम द बॉटम एंड साइड ऑफ द फरो। इसमें क्या करते हैं, जैसे पानी हम यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, तो सीपेज के द्वारा पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, सब्जी जब हम सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई तो हम मान लो इसमें फरो में करेंगे, लेकिन पौधा तो हमारा रिज पे लगा हुआ है, तो यहाँ की मिट्टी तो सूखी रह जाएगी? नहीं सूखी रहेगी। क्यों? क्योंकि सीपेज के द्वारा पानी जो है, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो पौधे के रूट जो उनके पास पहुँच जाता है। इसके अलावा केशिकाओं के द्वारा जो कैपिलरी जो पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर, उसके माध्यम से भी पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। Water is allowed into 3-5 rows at a time from open ditch और पाइप। इसमें 3 से 5 रो में एक साथ सिंचाई की जाती है, और इसमें क्योंकि रो बहुत छोटे-छोटे होती है, तो एक बार में 3-5 रो में हम सिंचाई करते रहते हैं, फिर बार-बार ऐसे करके और एक-एक रो को हम बंद करते जाते हैं। दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू क्रॉप, इसमें रिज और फ्रो में जिसको हम ग्रो करते हैं, जैसे हमारा सोरगम है, कॉटन है, मेज है, टोबैको है, पोटैटो है, शुगर केन है। इन सब की खेती में हम फरो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा सर्ज विधि। सर्ज विधि क्या होता है? सर्ज विधि में पानी जो दिया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत खेत की सतह पर पानी को रोक-रोक के दिया जाता है, मतलब चालू और बंद करके दिया जाता है। कैसे? इसमें जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक इरिगेशन चैनल है और ये हमारा खेत है। खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। अगर हम इसमें सिंचाई करेंगे, तो पानी सूख जाता है। तो हम क्या करेंगे? हमने ऐसे बना दिया, पूरा सिस्टम सेट कर दिया। इसमें पानी जो होता है, वो पहले ऑन होगा, तो कुछ देर पानी आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा। तो ऐसे ऑन ऑफ करके पानी इसमें दिया जाता है, जिससे पानी जो है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खेत को मिलता है। अब ये ड्रिप इरिगेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि पानी इसमें ऐसे ही गिर रही है, आप देख रहे होंगे। ये वाला जो मेथड होता है, इसको हम सर्ज मेथड बोलते हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन भी इसको कहा जाता है। इसमें यहाँ पर एक मशीन लगी होती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि अब वाल्व खुलना चाहिए और अब वाल्व नहीं खुलना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वाल्व से पानी, वाल्व जब बंद रहता है तो पानी नहीं जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ है। और जैसे ही वाल्व खुल जाता है तो पानी जाने लगता है, पानी का फ्लो होने लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? वाल्व ऑन हो गया। तो ऑन ऑफ होता रहता है। अब इसमें जो ऑन और ऑफ होता है वो कई मेथड से होता है। कई बार यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, जो कि बताता है कि मिट्टी में पानी की अब कमी हो गई है, तो वाल्व अपने आप खुल जाता है। कई बार यहाँ पर ऐसे सिस्टम लगा दिए जाते हैं जो कि मैनुअली खुलते हैं। वो भी आपको देखना पड़ेगा, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मेथड लगाया जाता है। कुल मिला के ये है कि पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए इसमें ऑन एंड ऑफ वाला मेथड होता है, पानी को बंद और खोल के चलाते रहते हैं इसमें। इसमें इस तरीके से जो मेथड होता है, इसको हम सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन या वाल्व मेथड ऑफ इरिगेशन या फिर ऑन एंड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑन एंड ऑफ वाला फ्लो कौन से इरिगेशन मेथड में होता है? तो ऑन एंड ऑफ फ्लो जो होता है, वो सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन में आपको देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा जो पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। बाकी इरिगेशन का जो थोड़ा-सा और चैप्टर बचा है, थोड़ा-सा और जो पॉइंट बचा है, वो अगले लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ा दूँगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।